गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम क्लास 9 लेसन 2 साइंस पढ़े थे, जिसमें हम जाने थे एलिमेंट यानी तत्व के बारे में और तत्वों को कितने भागों में विभाजित किया गया है इनके बारे में हमने सीखा, और तत्वों के क्या गुण होते हैं हमने उसके बारे में भी जाना था। और आज हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो यौगिक क्या होता है हम आज इसके बारे में जानेंगे, और यौगिक का गुण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले बच्चों हम शुरू करते हैं यौगिक, यानी यौगिक किसे कहा जाता है। तो बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उससे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यानी आप दो पदार्थ लीजिए या दो से अधिक पदार्थ लीजिए, लेकिन उसके मिलने का अनुपात, यानी अगर उससे कोई पदार्थ आप बना रहे हैं तो उनमें मिलाने, उन पदार्थों को यानी उन तत्वों को मिलाने का जो अनुपात होना चाहिए वह आपका निश्चित होना चाहिए। यानी अगर आपका निश्चित अनुपात में है तो आप कहेंगे कि आपको क्या बन रहा है, यौगिक बन रहा है। अन्यथा आपका वह यौगिक नहीं कहलाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्रण। यानी तब मिश्रण की परिभाषा हो जाएगा। यानी मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ हमारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, यौगिक। तो यौगिक की परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त शुद्ध समांगी पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी क्या कहा गया, यदि आप कोई दो पदार्थ लीजिए और उनको आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाइए, और उस निश्चित अनुपात में मिलाने से आपका जो समांगी मिश्रण प्राप्त होगा उसे ये क्या कहेंगे, यौगिक कहते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जल मतलब पानी, जिसका सूत्र क्या होता है, H2O, कहा जाता है कि यह एक यौगिक है, यह एक यौगिक है। अब यौगिक है, अब कैसे आप कहेंगे यौगिक है, हमने आपको बताया कि निश्चित अनुपात में मिलाने से। तो देखिए यहाँ पर जो जल का सूत्र है, इसमें आपका जो पानी यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, एक परमाणु है। आप पानी लाएंगे, पानी आपको बनाना है तो चाहे पानी आप चाहे जहाँ से लाइए, चाहे इंग्लैंड से लाइए, चाहे जापान से लाइए, चाहे जहाँ से आप लाएंगे पानी, अगर आपका पानी है तो पानी में आपका दो परमाणु किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, और एक परमाणु किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, तभी आपका यहाँ पानी बनेगा। अन्यथा यदि आप इसमें से किसी भी के परमाणु को, यानी यदि आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या को बढ़ा देते हैं तो वह आपका पानी नहीं होगा, वह किसी दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, यदि हम भार के अनुसार मापते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है। तो परमाणु भार भी कितना होता है, एक होता है। तो एक परमाणु का परमाणु भार एक, तो दो परमाणु का परमाणु भार कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह कितना होता है, दो होता है। इसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन का निकालते हैं तो ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, और परमाणु भार इसका होता है 16। तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वह है 16। और यदि हम इनके अनुपात, इन तत्वों का अनुपात निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, यानी 2 के अंदर में 2 और 2 8 16। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह कितने का है, 1:8 का है। यानी भार के अनुसार यदि आप जल बना रहे हैं तो कहेंगे कि उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वह कितने का होगा, 1:2 का अनुपात, सॉरी 1:8 का अनुपात होगा। किसके अनुसार होगा, भार के अनुसार। लेकिन यदि आप उनकी संख्या के आधार पर, यानी उनके परमाणुओं की संख्या के आधार पर आप बताइए कि इनका अनुपात क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे। अब देखिए हमारा जल का सूत्र क्या है, H2O, यानी
हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 है। और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 1 है। तो आप कह सकते हैं कि परमाणुओं के अनुसार उनका जो अनुपात होगा वह कितना होगा? 1:2 होगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, आपका अनुपात क्या है? निश्चित है, यानी आपका हाइड्रोजन 2 होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वह क्या होगा? 2:1 होगा। यानी क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आपके 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 1 है। अगर आप इसमें से किसी भी तत्व के, यानी चाहे आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं तो वह आपका जल नहीं होगा और वह दूसरे भी पदार्थ में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों, आपको यदि यौगिक प्राप्त करना है, तो यौगिक बनाना है, तो आप उस यौगिक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और उसमें जितने भी तत्व हैं और उनका जो अनुपात है आप उसी अनुपात में उसको मिलाएंगे, तभी आपका क्या होगा? वह यौगिक बनेगा। और यदि उसमें किसी भी तत्व की संख्या को बढ़ाएंगे, उनमें उनके परमाणुओं की संख्या को अगर आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे, वह आपका यौगिक नहीं कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो लीजिए, हमने आपको क्या बताया? जल का उदाहरण है। यदि आपसे जल का पूछा जाए कि भार के अनुसार अनुपात क्या होता है, तो आप बताएंगे 1:8। लेकिन आप परमाणुओं के अनुसार पूछा जाएगा कि कितने परमाणु होते हैं, तो आप बताएंगे 2:1 के अनुपात में। तो जल हमारा क्या है? एक यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि इसका जो अनुपात होता है वह निश्चित होता है। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के अनुपात को जब वो 2:1 के अनुपात में मिलाएंगे तभी आपका जल बनेगा। और अन्यथा अगर इसमें किसी भी संख्या को बढ़ाएंगे तो या घटाएंगे तो आपका जल नहीं बनेगा। तो यह आपका कंपाउंड यानी यौगिक के बारे में आप जाने कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो हमारा पदार्थ बनता है इससे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब आते हैं हम यौगिक की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि यौगिक की क्या क्या गुण होते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम यौगिक की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी यौगिक की क्या विशेषताएं होती हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। तो कहा जा रहा है यौगिकों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी जितने भी यौगिक होते हैं या आप यौगिक बनाते हैं तो यौगिक बनने के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए, उनमें से आपको कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, आपसे कहा जा रहा है प्रत्येक यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप बनता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप यौगिक बना रहे हैं तो जिन तत्वों से आप यौगिक बनाएंगे तो उन तत्वों को जो मिलाने का आपका अनुपात होता है वह कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, तभी आपका वह यौगिक बनेगा। अन्यथा वह किसी दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाएगा या आप कह सकते हैं कि वह मिश्र बन जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आ रहा बच्चों, कहा जा रहा प्रत्येक यौगिक समांगी होता है। आप पहले ही जान चुके हैं कि हमने यौगिक को 2 भागों में बांटा है। एक आपको बताया गया था एक तत्व है और दूसरा हमारा क्या है? यौगिक है। तो आप कह सकते हैं कि यौगिक जो होता है हमारे क्या होते हैं? सभी यौगिक के कंपाउंड जो होते हैं वह समांगी होते हैं। अब तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है बच्चों, यौगिक बनने में प्रायः प्रकाश, उष्मा, विद्युत आदि का अवशोषित या उत्पन्न, यानी कह सकते हैं अवशोषित या अवशोषण भी कह सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं जब कोई यौगिक बनता है तो यौगिक बनने में कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, यानी कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसमें उष्मा की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनको बनाते समय उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, यानी उसको उस यौगिक को बनाते समय उसमें स्वयं क्या होती है? जब हम एक तत्व को दूसरे तत्व से मिलाते हैं तो उसमें हमारा उष्मा निकलता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यौगिक को बनाने में प्रकाश, उष्मा या विद्युत का अवशोषण या निष्कासन होता है। आगे 4th पॉइंट में कहा जा रहा है बच्चों, यौगिक के गुणधर्म अपने मूल तत्वों के गुणधर्मों से सर्वथा भिन्न होता है।
यानी आपसे यह पॉइंट कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपका जो यौगिक है वह यौगिक जिन तत्वों से बना होता है उन तत्वों के गुणों से क्या होता है, भिन्न होता है। चलिए मैं आपको बताते हैं, मान लीजिए आपका यह है जल। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। आप कहा गया है कि जल आपका क्या होता है, जल आपका यौगिक होता है, आप जानते हैं। लेकिन आपका जल किससे बना हुआ, ऑक्सीजन के परमाणु से और हाइड्रोजन के परमाणु से। लेकिन जब आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 2 अनुपात 1 में होता है तो हमारा क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। लेकिन पानी का जो स्वाद होता है वह अलग होता है, लेकिन हमारे ऑक्सीजन जो होता है और हाइड्रोजन जो होता है उसका जो स्वाद होता है वह क्या होता है, अलग होता है। यह दोनों तो आपके गैस के रूप में पाए जाते हैं। तो आप देखिए उनकी प्रॉपर्टी अलग है कि नहीं है। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि यौगिक के गुणधर्म अपने मूल तत्वों के गुणधर्म से सर्वथा क्या होते हैं, भिन्न होती है। यहाँ पे इनका गुणधर्म कुछ और होता है। यहाँ देखिए गैस की अवस्था में है और यहाँ पे किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो इस प्रकार से यह तीसरा पॉइंट आपका रहा। और फोर्थ पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है कि यौगिक का गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। यानी आपका कोई भी यौगिक है तो उस यौगिक का जो गलनांक होता है और वह क्वथनांक होता है वह दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। इसके बाद आपका जो लास्ट नंबर है, 6वां नंबर, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि यौगिक को अपने अवयवों में साधारण भौतिक रीतियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब है आपके पास अगर जल है और जल को आप फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करना चाहते हैं तो आप उसको किसी भौतिक विधि के द्वारा आप उसको अलग नहीं कर सकते। चलिए बच्चों, अब इसके आगे आपका शुरू हो रहा है। इसके पहले हम जाने यौगिक के बारे में, यौगिक क्या होता है और यौगिक की विशेषताएं क्या होता है, हम इसके बारे में सीखे। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण अथवा अशुद्ध पदार्थ। यानी मिश्रण क्या होता है, या तो आप मिश्रण कहिए या अशुद्ध पदार्थ कहिए, दोनों आपका एक ही चीज़ है। अब आते हैं हम मिश्रण की परिभाषा क्या है इसके बारे में जानते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन से पदार्थ यानी आपका मिश्रण कैसे बनता है। बच्चों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो हमारा पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। यानी आप 2 पदार्थ लीजिए या 2 से अधिक पदार्थ लीजिए, उसको किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो उनसे जो हमारा पदार्थ बनेगा हम उसे मिश्रण कहेंगे। तो यही आपके बोर्ड पर लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। यानी आपके पास कोई भी पदार्थ है उसको आप मिला देते हैं, जिसका अनुपात आपका निश्चित नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण होता है। अब चलिए मिश्रण देखिए, आपके मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ एंड गैस। यानी पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। तो इसके आधार पे आप अगर मिश्रण बनाना चाहते हैं तो आपका मिश्रण हो जाएगा 9 प्रकार का। क्यों, कैसे, आप एक बार ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो एक प्रकार का हो गया, दूसरा आप ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो दूसरा मिश्रण बनेगा, फिर दूसरा हो गया आपका। इसी प्रकार यदि आप ठोस को गैस में मिलाएंगे तो आपका तीसरे प्रकार का मिश्रण बन जाएगा। यदि आप इसके बाद इसी प्रकार हम अगर यदि द्रव को ठोस में मिलाएं तो हमारा मिश्रण तब भी बनेगा। तो इसी प्रकार से बच्चों हमारा जो मिश्रण होता है वह 9 प्रकार का होता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि मिश्रण की क्या क्या विशेषताएं होती है। जिस प्रकार हमने यौगिक की विशेषताओं के बारे में जाना, इसी प्रकार हम जानेंगे कि मिश्रण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि मिश्रण की क्या विशेषताएं होती हैं। इसके पहले अब चलिए हम देखते हैं, कहा जा रहा है मिश्रण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। यानी मिश्रण जो होता है उसकी भी विशेषताएं बहुत सी हैं। कुछ आपके बोर्ड पर लिखा गया है, हम आपको उससे समझाते हैं। जिनमें से आपसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि मिश्रण प्रायः विषमांगी होते हैं, परंतु कुछ मिश्रण समांगी भी होते हैं।
यानी आपका जो मिश्रण होता है वह प्राय कैसा होता है, विषमांगी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मिश्रण होते हैं जो क्या होते हैं, समांगी होते हैं। लेकिन आपका जो यौगिक होता है वह विषमांगी नहीं होता है, वह कैसा होता है, समांगी होता है। अब चलिए दूसरा पॉइंट, कहा जा रहा है मिश्रण में तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। आपका जो मिश्रण बनता है उसमें किसी भी तत्व का कोई भी अनुपात निश्चित नहीं होता है। आप उसको चाहे जिस अनुपात में बना लें, लेकिन यदि आपको यौगिक बनाना है उसमें अनुपात आपका निश्चित होना चाहिए। तीसरा पॉइंट नीचे देखिए, कहा जा रहा है मिश्रण के बनने में कोई ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत न तो उत्पन्न होती है और न ही अवशोषित होती है। यानी कहने का मतलब यह है, जब आपका मिश्रण बनाया जाता है तो उस मिश्रण के बनने में न तो किसी प्रकार की ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत की आवश्यकता होती है और न ही जब आपका मिश्रण बनता है तब ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत उत्पन्न होता है। इसके बाद फोर्थ नंबर कहा जा रहा है बच्चों, मिश्रण के मूल पदार्थों के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी तत्व का जो गुण, यानी कोई भी यदि आप पदार्थ ले रहे हैं उस पदार्थ का गुण जो पहले था और उस पदार्थों से यदि आप मिश्रण बना दे रहे हैं तो मिश्रण का भी गुण वैसे ही होगा जैसे उस पदार्थ का था। इस पॉइंट के कहने का मतलब यही है। इसके बाद आपका जो पांचवा पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है कि मिश्रण का कोई गलनांक व पतनांक नहीं होता। यानी आप जानें कि मिश्रण का जो कोई भी गलनांक, यानी कुछ उसका गलनांक या पतनांक नहीं होता है, लेकिन आपका जो यौगिक होता है उसका आपका क्या होता है, गलनांक और पतनांक होता है। तो बच्चों यह रहा आपका मिश्रण की विशेषताओं के बारे में। और अब आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कि मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है और वे कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं। और इसके आगे हम जानेंगे मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है। इसको हम नेक्स्ट